नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तो हम लोगों ने एनहांस्ड ऑब्जेक्ट लिटरल और ऑप्शन चेनिंग ये दो टॉपिक देखे थे। एनहांस्ड ऑब्जेक्ट लिटरल में हमने तीन चीज़ें देखी। सबसे पहली थी प्रॉपर्टी शॉर्टहैंड, फिर मेथड शॉर्टहैंड, फिर कॉम्प्यूटेड प्रॉपर्टी। अब ये तीनों चीज़ें क्या है तो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी शॉर्टहैंड में क्या होता है कि अर्लियर आपको अगर कोई प्रॉपर्टी एक वेरिएबल नेम से उसकी वैल्यू बनानी है तो आपको की वैल्यू पेयर दोनों ही लिखनी पड़ती थी ऑब्जेक्ट में। विद एनहांस्ड ऑब्जेक्ट लिटरल आप क्या कर सकते हो कि वो प्रॉपर्टी अगर उसका वेरिएबल नेम और प्रॉपर्टी की वैल्यू एक जैसी है तो आप डायरेक्टली उस वेरिएबल का नाम अपने ऑब्जेक्ट में लिख सकते हो। उससे आपकी की वैल्यू पेयर ऑटोमेटिकली बन जाएगी। सेम इज़ द केस विथ मेथड शॉर्टहैंड। मेथड शॉर्टहैंड में क्या होता था कि पहले आपको अगर कोई मेथड बनानी है तो आपको फंक्शन कीवर्ड और एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता था, इवन उसकी की भी लिखनी पड़ती थी। अब वैसा केस नहीं है, आप डायरेक्टली फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हो, वहाँ पे फंक्शन एज अ एक्सप्रेशन वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, हमने ये देखा। फिर कॉम्प्यूटेड प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसे आप डायनामिक बना सकते हो, उसमें एक्सप्रेशन पास कर सकते हो जिससे वो कंप्यूट होके उसकी वैल्यू आपको एंड रिजल्ट में मिले। फिर हमने ऑप्शन चेनिंग देखा। ऑप्शन चेनिंग क्या होता है कि आपके पास कई बार एपीआई से डेटा आता है, ऑब्जेक्ट आएगा, आपको पता नहीं रहेगा कि उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। ऐसे केस में अगर आपको चेक करना है कि क्या कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है और फिर उसके बाद अगर उस पर कोई ऑपरेशन करना है तो ऐसे केस में ये ऑपरेशन काफ़ी लंबा हो जाता था। ऐसे केस में आपके पास ऑप्शन चेनिंग एक नया विकल्प आया है, उसमें आप डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क लगा के डॉट लगाइए। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो आपकी फर्दर एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, अदरवाइज आपका वहीं पे अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा। तो एब्रप्टली प्रोग्राम आपका एरर नहीं देगा। ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का सेट और मैप डेटा स्ट्रक्चर। अब तक हमने जावास्क्रिप्ट में दो डेटा स्ट्रक्चर देखे। डेटा स्ट्रक्चर इसेंशियली क्या होता है कि जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। सबसे पहला हमने एरे देखा। पहले तो हमने एक वेरिएबल देखे थे, लेकिन वो एक तरह से उसे डेटा कंटेनर नहीं कहा जा सकता। फिर हमने एरे देखे। एरे में आप एक ऑर्डर वाइज इंडेक्स के साथ डेटा स्टोर करते हो। और दूसरा था ऑब्जेक्ट, जिसमें आप की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हो। अब इन्हीं का एक एडवांस रूप हमें यहाँ पे सेट और मैप डेटा स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। सेट क्या है तो एक तरह से आप उसे एरे की तरह ही मान सकते हो और मैप आपका एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह है, लेकिन इसमें कुछ सुविधा है सेट एरे और ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। क्या है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। सेट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है तो आपके पास जो सेट होता है, आपने मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी पढ़ी होगी। सेट थ्योरी में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे सेट पढ़ते हैं और सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट, कुछ सबसेट, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं। और यहाँ पे सेट में क्या होता है कि सेम थ्योरी यहाँ पे भी अप्लाई होती है, बस थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपके पास कोई सेट डेटा स्ट्रक्चर है तो आपके पास वो जो वैल्यू है उस कंटेनर में वो यूनिक रहेगी। जैसे कि सेट और एरे एक जैसे ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपके एरे में डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर की जा सकती है, जबकि आपके सेट डेटा स्ट्रक्चर में आपकी वैल्यूज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकती, सेट में सिर्फ यूनिक वैल्यू रहेगी। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है सेट और एरे के बीच में। फिर दूसरा डिफरेंस ये है कि आप यहाँ पे ऑर्डर जो इंसर्शन का है वो प्रिजर्व रहता है, वो यहाँ पे मिस नहीं होता है। फिर इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती, जैसे आपके एरे में इंडेक्सिंग होती है, यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती। यहाँ पे की वैल्यू के फॉर्म में ही वो स्टोर होता है, लेकिन उसके थोड़ी डिटेल्स है, वो हम बाद में जब हम उसके ऊपर जाएंगे तो देखेंगे। और फिर और एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको ये इटरेबल है, ठीक है। तो सेम जैसे आपका एरे इटरेबल था, यहाँ पे सेट भी इटरेबल है, ये डिफरेंस नहीं हुआ, लगभग एक जैसी प्रॉपर्टी हुई। तो सेट होता क्या है, इसे बनाते कैसे हैं, ये हम देख लेते हैं।
तो सेट में सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सेट हमें जो बनाना पड़ता है वो कंस्ट्रक्टर मेथड से बनाना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर मेथड मैंने बताया क्या होता है कि अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट की तरफ से कुछ दिया गया है जिसमें आप फंक्शन लगाते हो, जैसे न्यू एरे या फिर न्यू ऑब्जेक्ट, वैसे यहाँ पे हमें न्यू एरे सेट का कंस्ट्रक्टर लेना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे सेट का कंस्ट्रक्टर लेते हैं और एक सेट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगा जहाँ पे मैं अपना सेट स्टोर करना चाहूँगा। मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट एक माय सेट करके एक वेरिएबल लेते हैं और इसमें हम असाइन कर देते हैं न्यू सेट, SET। ठीक है, यहाँ पे हम लोग न्यू सेट विथ कैपिटल S स्टोर कर देंगे और यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर देंगे। तो ये हमने न्यू कीवर्ड के साथ एक नया सेट इनिशियलाइज किया है, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेट बन गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस सेट में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं और जो वैल्यूज़ होगी वो यूनिक ही होगी। किस तरह से कि मैं एक काम कर सकता हूँ कि जैसे मैं एक सेट ले लेता हूँ नया नंबर का सेट। हाँ, इवन अगर इसे कंसोल लॉग अगर करना चाहूँ तो ये दिखता कैसा है आप देख सकते हो। माय सेट अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सेट कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए आपको यहाँ पे सेट लिखा हुआ नज़र आता है और उसके सामने 0, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स 0 है, अभी उसका साइज़ 0 है। यहाँ पे इसको साइज़ कहते हैं। ठीक है, अब मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे एक नया सेट ले लेते हैं नंबर के नाम से, जिससे हम लोग ये थ्योरी जो हमने दी है कि सेट में सिर्फ यूनिक वैल्यू होती है उसे सब्सटेंशिएट कर पाए। तो मैं सबसे पहले एक कॉन्स्ट नंबर्स और यहाँ पे इसमें न्यू सेट इनिशियलाइज़ कर देता हूँ और इसमें मैं एक काम करता हूँ कि सेट को इनिशियलाइज़ करने के लिए यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ, एरे जैसा स्ट्रक्चर, और मैं बहुत सारी वैल्यूज़ ले लेता हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 1। यहाँ पे मैं 1 को रिपीट कर रहा हूँ, तो हमें सेट में ये रिपीटेशन नहीं देखने को मिलेगा। 1, 5, 4 रिपीट अगेन, 3 रिपीट अगेन, 8 नेवर रिपीट, देन 9 एंड देन 2 अगेन। तो यहाँ पे हमारा एक सेट बन गया है। हमने एक एरे का सेट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की सहायता से बना लिया है। अब हम इस सेट को लॉगिन करते हैं। लॉग करने के लिए हम लोग कंसोल लॉग, और मैं यहाँ पे नंबर में जाऊँगा। यहाँ पे देखिए मैंने कई सारी वैल्यू रिपीट कर रखी है, जैसे मैं इस 2 को काफ़ी बार रिपीट करता हूँ। यहीं पे लास्ट टाइम 2 हमारा काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे नंबर को लॉक करूँ तो आपको मेरे सेट में यहाँ पे देखिए मुझे सेट मिला है जिसमें 7 एंट्रीज़ है, और 7 एंट्रीज़ में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9। 2 यहाँ पे सिर्फ एक बार ही है, जबकि मैंने अपने ओरिजिनल कोड में 2 काफ़ी बार ले चुका हूँ। इवन 3 भी 2 बार ले चुका हूँ, 4 2 बार ले चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट सब्सटेंशिएट होता है कि अगर आपके पास सेट है तो आपका जो डेटा है, जो पॉइंट है, उसमें एलिमेंट्स है, वो रिपीटेशन नहीं होंगे। ठीक है, ये एरे में ये हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा डिफरेंस रहा। फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, सेट के ऊपर हमारे कुछ और भी ऑपरेशंस हैं कि वो ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। जैसे हमें अगर सेट में कुछ नई वैल्यू ऐड करनी है, रिमूव करनी है, उसके अंदर कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये चेक करना है, उसके लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग मेथड है, उसे हमें देखना है। लेकिन यहाँ आगे जाने से पहले मैं सबसे पहले एक और चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस में लाना चाहूँगा आपके, कि जैसे आपके एरे में मिक्स्ड डेटा स्टोर हो सकता है। जैसे आप एक एरे में नंबर स्टोर कर सकते हो, बूलियन स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप सेम थिंग अप्लाई होती है, यहाँ पे भी आप सब कुछ स्टोर कर सकते हो, मिक्स डेटा टाइप स्टोर रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ कि अगर मुझे किसी सेट में कुछ ऐड करना हो तो कैसे करते हैं, तो मेरे पास एक काम करते हैं, मैं एक नया सेट ले लेता हूँ, या फिर ये जो मेरा माई सेट था, ये माई सेट न्यू सेट जो हमने लिया था, इसी में कुछ डेटा पॉइंट ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडिंग
यहाँ पे मैं ले सकता हूँ माई सेट डॉट ऐड, और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सिंपली मैं 10 ऐड कर सकता हूँ, फिर मैं इसमें 20 भी ऐड कर सकता हूँ, और इवन मैं 30 भी ऐड कर लेता हूँ। ओके, एक्चुअली मैं रिपीट करूँगा वैल्यू, मैं 10 को 2 बार ऐड करूँगा, नो प्रॉब्लम। जब मैं इसे सेव करता हूँ, अब मेरे पास कुछ वैल्यू स्टोर हो गई है। माई सेट जो पहले एम्प्टी था, जिसकी वैल्यू 0 मिली थी हमें, अगर हम उसे फिर से लॉक करें तो हमें यहाँ पे कुछ नए डेटा पॉइंट्स उसमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग फिर से अगर माई सेट करूँ तो मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे जो हमारा माई सेट था, इस लेवल पे यहाँ पे हमने कुछ ऐड नहीं किया था, जस्ट एक सेट इनिशियलाइज़ किया था, जबकि इस पॉइंट पे हमने उसमें कुछ वैल्यू ऐड की थी। कैसे? सेट माई सेट डॉट ऐड, मतलब आपके सेट का नाम डॉट ऐड एक मेथड है, उससे हमने ऐड की। तो 10 और 20 यहाँ पे माइंड वेल हमने 10 को 2 बार ऐड किया था, लेकिन हमें 10 एक ही बार देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सेट में वैल्यू रिपीट अलाउड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी कुछ मेथड हैं, जैसे मैं अगर इस पे यहाँ पे अगर इसमें कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे पास एक मेथड है हैज़। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा सेट जो मैंने बनाया था दूसरा नंबर्स का, उसमें मैं सर्च करता हूँ कि क्या इसमें 99 एग्जिस्ट करता है, और इसका आंसर जो आएगा वो बूलियन में आएगा, आइदर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग चेक फॉर वैल्यू, मैं कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसमें कर सकता हूँ नंबर्स, जो मेरा नंबर्स का सेट है, डॉट हैज़, यहाँ पे एक मेथड है मेरे पास हैज़, और इसमें मैं चेक करता हूँ 99 चेक कर लेता हूँ, और सिमिलरली मैं यहाँ पे 99 की जगह 2 सर्च कर लेता हूँ। मेरे सेट में 2 एग्जिस्ट करता है, ये मुझे पता है, लेकिन 99 एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी पता है। तो यहाँ पे पहले वाले में मुझे आंसर मिलेगा फॉल्स, दूसरे वाले में मुझे मिलेगा ट्रू। देखते हैं, देखिए आपको यहाँ पे फॉल्स और ट्रू आंसर आया है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ मेथड है, जैसे मैं सेट का अगर साइज़ कैलकुलेट करना चाहूँ किस तरह से होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास डॉट साइज़ करके एक मेथड है, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं अपना नंबर है कंसोल डॉट लॉग साइज ऑफ सेट, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग में नंबर्स डॉट साइज़, देखिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है साइज़, इसको मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, और देखिए एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है, मेथड नहीं है, तो इसे हमें यहाँ पे साइज़ मेथड की तरह कॉल करना है, प्रॉपर्टी की तरह कॉल करना है, मेथड की तरह नहीं। तो जैसे मैं इस प्रॉपर्टी को कॉल करता हूँ, मुझे 7 उसकी लेंथ या फिर साइज़ देखने को मिलती है। एरे में हम लोग इसे लेंथ रेफ़र करते हैं, जबकि यहाँ पे इसे सेट को साइज़ में रेफ़र करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देख लिया। फिर हमारे पास और एक प्रॉपर्टी है, जैसे मैं अगर कुछ क्लियर करना चाहूँ, पूरा एरे अगर मुझे क्लियर करना है, तो मैं क्लियर एरे नहीं, हमारा अगर सेट क्लियर करना है तो हम सेट को क्लियर भी कर सकते हैं। किस तरह से करना है? तो हमारे पास डॉट क्लियर करके एक मेथड आती है। तो जैसे मैं एक इस नंबर को ही क्लियर करना चाहूँगा, और क्लियर जो है इस तरह से क्लियर अगर मैं दबाता हूँ तो मुझे ये पूरा का पूरा क्लियर देखने को मिलेगा। अब मैं उसके बाद मुझे लॉग भी करना होगा, कंसोल डॉट लॉग नंबर, और ये एक मेथड है एक्चुअली, ये प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अगर देखूँ तो मेरा सेट जो है वो अगेन 0 साइज़ पे आ चुका है। अगेन नहीं, एक्चुअली मैंने सेट नंबर सेट को 0 किया है, तो यहाँ पे आपका सेट जो है 0 आ चुका है। ठीक है, अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे इसका वैसे आउटपुट उसने अनडिफाइंड दिया, विच इज़ ओके। अब एक काम कर सकते हैं, अगर मुझे सेट के ऊपर इटरेट करना है, किस तरह से इटरेट करेंगे? तो हमारे पास 2-3 मेथड है, जैसे हमारे पास फॉर ईच मेथड है, हम लोग सिंपल फॉर लूप भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर ईच लूप लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद फॉर ऑफ लूप की सहायता से भी इसको इटरेट करने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले मैं इस सेट को जिसको मैंने क्लियर किया था उसको क्लियर ना करते हुए एज इट इज़ रख देते हैं, ताकि क्योंकि हमारा एक ऑलरेडी बड़ा सेट हमने नंबर सेट जो है वो बना लिया था, तो उसी को इटरेट करते हैं। कैसे इटरेट करेंगे? सबसे पहले इटरेटिंग और यहाँ पे इटरेटिंग में मैं एक काम कर सकता हूँ, एक नया सेट ही ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं एक सेट ले लेता हूँ कुछ इस तरह से कि लेट सिटीज़, और यहाँ पे सिटीज़ में मैं न्यू सेट बना लेता हूँ, न्यू सेट एंड न्यू सेट में मैं सिटीज़ लूँगा। जैसे सबसे पहले मैं लूँगा मुंबई, फिर मैं यहाँ पे लूँगा ग्वालियर, फिर यहाँ पे मैं ले सकता हूँ दिल्ली, और फिर मैं और एक ले सकता हूँ यहाँ पे अहमदाबाद। ठीक है, मेरे पास एक नया सेट है सिटीज़ का, और इसके ऊपर मुझे इटरेट करना है। किस तरह से इटरेट करूँगा? तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले सिटीज़ डॉट फॉर ईच एक मेथड है हमारे पास, उसे रन करते हैं। और फॉर ईच में हमने देखा था कि फॉर ईच मेथड जो है आपका एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करती है, क्योंकि फॉर ईच में होता क्या है कि वो आपका जो टेम्पररी वेरिएबल कॉल बैक फंक्शन में होता है वो हर वैल्यू पे जाएगा, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करेगा और आपको रिजल्ट देगा। इन दिस केस वी जस्ट वांट टू प्रिंट इट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, और कॉल बैक फंक्शन में सबसे पहले हम लोग एक सिटी, एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं सिटी, और इसे इस तरह से एक एरो फंक्शन बनाते हैं हम लोग, और इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, और इसमें सिंपली जो भी सिटी एवरी टाइम आपकी इटरेट होगी उसे इटरेट कर देते हैं। इसे सेव करते हैं और आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए आपका सेट जो है मुंबई, ग्वालियर, दिल्ली, अहमदाबाद इटरेट हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर इटरेट करने का दूसरा तरीका भी है हमारे पास, फॉर ऑफ की जगह, जैसे इसमें हमने कॉल बैक फंक्शन का उपयोग किया है, यहाँ पे हम फॉर ऑफ का भी उपयोग कर सकते हैं। फॉर ऑफ का उपयोग किस तरह से करना है, तो हमें लिखना है सिंपली फॉर, जिस तरह से हमने बाकी उसमें की थी एरे में, उसी तरह से करनी है। लेट सिटी टेम्पररी वेरिएबल ऑफ आपका मेन वेरिएबल, या फिर जिसमें आपका डेटा कंटेनर, जिसमें आपके डेटा स्टोर है, वो सिटी ऑफ सिटीज़। और यहाँ पे आपको करना है सिंपली कंसोल डॉट लॉग सिटी, क्योंकि आपका टेम्पररी वेरिएबल में ही स्टोर होगा ईच वैल्यू डेटा पॉइंट का। तो मैं अगर इसमें करूँ तो आपको फिर से एक बार वही आउटपुट देखने को मिलेगा। देखिए आपका आउटपुट रिपीट हुआ, अहमदाबाद के बाद फिर से मुंबई, ग्वालियर, दिल्ली, अहमदाबाद। ओके, सेट को हमने इटरेट कर लिया। अब हमारे पास सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस है, जैसे हमने अपने स्कूल डेज़ में सीखा होगा, इंटरसेक्शन, सेट का यूनियन, डिसजॉइंट, सबसेट, ये सब कुछ देखा है। सेम यहाँ पे चीज़ है कि अगर आपके पास दो सेट है जिसमें कुछ, एक सेट में कुछ यूनिक वैल्यू है, दूसरे सेट में कुछ यूनिक वैल्यू है, तो उनका एक यूनियन कर सकते हैं। उनका इंटरसेक्शन पॉइंट उनमें क्या है वो फाइंड कर सकते हैं। क्या वो एक दूसरे से डिसजॉइंट है, ये भी फाइंड कर सकते हैं। ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ECMA 6 2025 के पहले ये सब जो ऑपरेशंस थे, जैसे सेट के ऊपर ऑपरेशंस थे, ये हमें मैन्युअली करने पड़ते थे। मैन्युअली इन द सेंस एक कस्टम लॉजिक डिवाइस कीजिए, जैसे फ़िल्टर हो गया या फिर कुछ और इस तरह से कुछ ठोक पीट के लॉजिक बनाओ, और ये ऑपरेशंस जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, ये लगाओ, तो ये होता था। लेकिन ECMA 6 2025 में हमें डायरेक्टली कुछ मेथड मिली हैं, और ये मेथड भी उन्हीं नाम से जो हम लोग ऑपरेशन करना चाहते हैं, जैसे इंटरसेक्शन, यूनियन, सबसेट, इन्हीं नाम से है। तो हमें ये भी देख लेना चाहिए। ये कुछ नए फीचर अभी आए हैं लेटेस्ट 2025 में, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, सेट का यूनियन फाइंड करते हैं। अब सेट का यूनियन अगर हम ओल्ड वे में अगर फाइंड करना चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेट को स्प्रेड कर सकते हैं। स्प्रेड करना मतलब कि
3 डॉट लगाओ, स्प्रेड ऑपरेटर एज सच हमने देख लिया है, तो 3 डॉट लगाओ और उसके बाद वो सेट में जो वैल्यू होती है वो स्प्रेड हो जाती है और उसे किसी कंटेनर में स्टोर कर दो, आइदर एरे और न्यू सेट। तो इन दिस केस वी आर मेकिंग, सिंस वी आर मेकिंग अ सेट, वी विल स्टोर इट इनसाइड अ सेट। तो 2 सेट को हम लोग स्प्रेड कर देते हैं और एक नए सेट में कलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा यूनियन का ऑपरेशन जो हम लोग इस ECMA 6 2025 के पहले इस तरह से हम लोग 2 सेट का यूनियन अचीव करते थे। ये तो ओल्ड मेथड हो गई। न्यू मेथड क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेट ऑपरेशन करके मैं एक ये ले लेता हूँ ऑपरेशन, और यहाँ पे सेट पे ऑपरेशन करने के लिए जनरली हमें 2 सेट तो लगेंगे। तो सबसे पहले 2 सेट ले लेते हैं। लेट सेट सेट 1 इक्वल टू न्यू, और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इन्वोक कर देते हैं न्यू सेट, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 7, 8, 9, कुछ इस तरह से डेटा पॉइंट ले लेते हैं। और दूसरा सेट लेते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा अलग वैल्यू रखेंगे लेकिन कुछ वैल्यू कॉमन रखेंगे, जैसे 5 से लेके 9 तक कॉमन रखते हैं वैल्यू, और कुछ यूनिक वैल्यू भी रखते हैं इसमें, जैसे हम लोग इसमें 66, 44, 101, कुछ इस तरह से एक नॉमिनल एडिशनल वैल्यू ले लेते हैं जो यूनिक हो। अब यहाँ पे इसका नाम चेंज करना होगा set2। ओके, वी आर गुड टू गो। अब हम लोगों को अगर इसका यहाँ पे सेट तो अचीव कर लिया हमने, लेट यूनियन किस तरह से अचीव करते थे? यूनियन कुछ इस तरह से अचीव करते थे कि हम लोग सबसे पहले तो इन 2 सेट को स्प्रेड करना है, तो हमें सेट का कुछ इस तरह से एक कंस्ट्रक्टर लेना पड़ता था। सबसे पहले तो हम लोग इसे एक एरे में ही स्प्रेड करेंगे, डॉट डॉट डॉट, ये आपका स्प्रेड ऑपरेटर हो गया। फिर आप सेट 1 को अगर इस तरह से करते हैं, और मैं अगर इसको दिखाऊँ आपको console.log में आपका यूनियन किस तरह से अभी क्या स्टेज पे है, तो आपको देखने को मिलेगा स्टेज कुछ इस तरह से कि आपका ये एक तरह से एरे बन गया है, वो स्प्रेड हो चुका है। ओके, देन मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें आपका सेट 1 हो गया, मैं इसमें कॉमा डॉट 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 फिर सेट 2 कर सकता हूँ। ओके, और फिर अगर मैं स्टेज देखो इसकी कहाँ तक पहुँचा, तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि मेरे एक ही एरे के अंदर दोनों के दोनों ज्वाइन हो चुके हैं। ओके, अब मुझे इसका सेट बनाना है, तो सेट बनाने के लिए अगेन जो हमने वहाँ पे किया कि न्यू सेट कंस्ट्रक्टर इन्वोक कीजिए, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे न्यू सेट का कंस्ट्रक्टर इन्वोक करेंगे इसी के सामने, और न्यू न्यू सेट, और इसके सामने हम लोग एक ब्रैकेट लगा देंगे पैरेंथेसिस। ओके, अब हम अगर यूनियन की स्टेट देखें तो आपको यहाँ पे एक सेट मिलता है जिसमें आपकी 11 यूनिक पॉइंट है, और यहाँ पे देखिए कुछ यूनिक पॉइंट, जैसे आपका अर्लियर स्टेज जो थी जिसमें हमने सिर्फ एरे में उसको स्प्रेड किया था, वहाँ पे आपको यूनिक वैल्यू नहीं थी, आपको जो थी सब वैल्यू रिपीट थी, कुछ वैल्यू रिपीट थी 1 2 1 2। इसकी अगर मैं एक प्रीवियस स्टेज दिखाऊँ आपको, तो मैं दिखा सकता हूँ, जैसे देखिए यूनियन, इसका नाम मैं नॉमिनली 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे 1 लॉक करने के लिए मुझे यूनियन 1 करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर हटा देते हैं, तो क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा आपको। ओके, देखिए पहले केस में क्या हुआ कि आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 फिर 64, मतलब सभी वैल्यू रिपीट होती थी, जो भी वैल्यू रिपीट है वो रिपीट होती थी। लेकिन इस केस में आपकी रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ पे 15 डेटा पॉइंट है, जबकि यहाँ पे 11 पॉइंट ही है, 11 जो है एलिमेंट्स सिर्फ 11 है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सेट के ऊपर हमने एक यूनियन वाला ऑपरेशन देख लिया। अब ये यूनियन वाला ऑपरेशन हमने क्या है, बहुत एक लंबा लॉजिक लिखा है कि एक स्प्रेड ऑपरेटर लगाओ दोनों को, फिर कलेक्ट करो एक नए सेट में। ये नहीं करना है। ECMA 2025 में आपको एक न्यू फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे करना क्या है, सिंपली आपको कि हम लोग सीधा सीधा यूनियन कर सकते हैं।
यूनियन कुछ इस तरह से, लेट यूनियन टू, और यूनियन टू किस तरह से करेंगे, तो सिंपली हम लोग इस तरह से यहाँ पे सेट वन डॉट यूनियन, और यहाँ पे एक मेथड में इस तरह से यूनियन सेट बी या फिर सेट टू। और अगर हम अब इसको लॉक करें यूनियन टू, ओके, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हमें सेट का यूनियन देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा सेट है जो हमने लॉक किया अभी, ये मेथड के थ्रू किया है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास इंटरसेक्शन अगर उसका देखना है कि दोनों सेट में क्या कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो कॉमन है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो सेम स्टोरी यहाँ पे, मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन और यूनियन की जगह मुझे करना है इंटरसेक्शन। जैसे मैं इंटरसेक्शन करता हूँ, मुझे यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुझे इसका इंटरसेक्शन एंड यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन देखने को मिलता है। इंटरसेक्शन देखिए क्या डेटा पॉइंट यूनिक है, कॉमन है दोनों में, तो 5 7 8 9, देखिए 5 5 7 7 8 8 8 9 9, बस यही पॉइंट कॉमन है, इसलिए इंटरसेक्शन में मुझे दोनों पॉइंट मिले हैं, ये पॉइंट मिले हैं। अब इंटरसेक्शन हो गया। इसी तरह से हम लोग इस पर कुछ और ऑपरेशंस है, जैसे डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब एक सेट दूसरे सेट से अलग कैसा है, वो भी हम फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ पे हमें अगर उसका सिर्फ डिफरेंस देखना है, डिफरेंस किस तरह से, तो कंसोल डॉट लॉग में मैं एक काम कर सकता हूँ, डिफरेंस लेट डिफरेंस इज इक्वल टू सेट वन डॉट डिफरेंस, और यहाँ पे मुझे सिंपली सेट टू की वैल्यू देनी है, और कंसोल डॉट लॉग में मुझे कंसोल डॉट लॉग डिफरेंस, इस तरह से डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए मैं अगर यहाँ पर डिफरेंस लॉक करूँ तो मुझे 1 2 3 4 सेट ए के यूनिक वैल्यू मुझे 1 2 3 4 है, जबकि 5 6 5 7 8 ये दूसरे सेट में भी अवेलेबल है, इसलिए सिर्फ मुझे यूनिक पॉइंट यहाँ पे सेट ए के देखने को मिलेगा। वाइस वर्सा मैं कुछ इस तरह से करता हूँ कि सेट बी डॉट सेट टू डॉट डिफरेंस, और फिर उसके सेट टू के मुझे यूनिक पॉइंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब इसी चीज़ को मुझे अगर पहले करना होता था इस मेथड के पहले, तो किस तरह से करता था मैं, तो एक्चुअली इसको थोड़ा लंबा लिखना पड़ता था मुझे कोड कि लेट डिफरेंस टू लेना होगा हमें यहाँ पे, और इसको मुझे कुछ इस तरह से करना पड़ता था कि एक मैं सबसे पहले इसमें मुझे एक एरे लेना पड़ता था, जिसमें मैं पहले सेट वन को स्प्रेड करता था, फिर इसके बाद मुझे कुछ वैल्यूज़ फ़िल्टर करनी पड़ती थी, तो इस पर मुझे फ़िल्टर ऑपरेशन चलाना पड़ता था। और फिल्टर ऑपरेशन में मुझे फ़िल्टर, आप जानते हैं कि एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, तो इसमें मुझे कॉल बैक फंक्शन देना पड़ता था, और उसको इस तरह से फ़िल्टर करना पड़ता था कि यहाँ पे जो वैल्यू है सेट वन में, वो सिर्फ यूनिक वैल्यू ही आए, इस वेरिएबल में स्टोर हो। इसमें अगर कुछ वैल्यू है सेट बी में, जो भी हम अभी इटरेट करेंगे, वो उसमें ना आए, कुछ इस तरह से मैकेनिज्म मुझे डेवलप करना पड़ता था। किस तरह से, तो मैं यहाँ पे करता था, टेम्पररी वेरिएबल लेता था आपका जो एक कॉल बैक फंक्शन में होता है, जैसे मैं x ले सकता हूँ, a b c कुछ भी ले सकता हूँ, और इसमें एक एरो फंक्शन चला के मैं क्या करता था कि सेट बी में जो वैल्यू है मेरी, सेट टू में जो वैल्यू है, उसमें चेक करना पड़ता था कि अगर है या नहीं है, तो मुझे हैज़
और फिर मुझे क्या करना पड़ता था कि आपकी जो ये वैल्यू है x, उसमें चेक करनी पड़ती थी। और चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे फिर से x लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे तो अब ये एक्चुअली वही वैल्यू देगा जो है, फ़िल्टर वही करेगा जो है। फिर मुझे अगर नहीं करना है, मतलब यूनिक वैल्यू चाहिए, अलग वैल्यू चाहिए, उसका सेट का अलग पार्ट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे नॉट लगाना पड़ता था। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि मैं डिफरेंस अगर करूँ यहाँ पे, तो console.log डिफरेंस, और डिफरेंस में करूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1 2 3 4 ये वैल्यू आई है मेरी। डिफरेंस स्टोर हुआ है क्या? ओके, डिफरेंस 2 होना चाहिए ना एक्चुअली यहाँ पे। ओके, नाउ यू विल सी, देखिए 5789 कॉमन इंटरसेक्शन दिया है मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए, मुझे फ़िल्टर की हुई वैल्यू चाहिए जो ना हो। तो यहाँ पे मुझे जैसे नॉट लगाऊंगा तो आपका ये आंसर 1 2 3 4 फिर से आ जाएगा। देखिए आपका जो रिज़ल्ट मैंने अर्लियर जो आपका सिर्फ डिफरेंस एक कीवर्ड के साथ अचीव किया, उतना ही रिज़ल्ट मुझे अचीव करने के लिए देखिए इतना बड़ा कोड लिखना पड़ा। तो ये आपके एकमा स्क्रिप्ट 2025 में एक नया फीचर है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है, बहुत जगह काम आता है ये। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से डिफरेंस देख लिया। अब हमारे पास यहाँ पे और एक चीज़ होती है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि आपके जो दो सेट है उसमें कौन से दो वैल्यू यूनिक है। जैसे आपका अगर कोई सेट है कुछ इस तरह से कि एक ये सेट है और दूसरा ये सेट है, अब दोनों का यूनियन मतलब ये भी सेट की वैल्यू ये भी सेट की वैल्यू, और कॉमन सिर्फ एक बार आएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ इतना पार्ट, कि इतना पार्ट आएगा। अगर मैं इसका मतलब सिर्फ कॉमन वैल्यूज़, और अगर मैं इसका सिर्फ जैसे हमने डिफरेंस देखा तो डिफरेंस में सिर्फ इतनी वैल्यू, ओके, या फिर इवन इसका देखो तो इसकी इतनी वैल्यू, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूँ तो। अब मुझे चाहिए कि सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या कि ये जो आपका सेट है इनमें ये कॉमन वैल्यू छोड़ के बाकी की ये क्या है, ये मुझे इतनी वैल्यू चाहिए कि इस सेट में कितनी वैल्यू यूनिक है और इस सेट में कितनी वैल्यू यूनिक है। ये अगर फाइंड करना है तो मेरे पास एक ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में मुझे ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि console.log में कर सकता हूँ डायरेक्टली set1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कुछ इस तरह से सेट 2। ठीक है, अब मैं अगर इसे चेक करूँ तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है, देखिए मुझे यहाँ पे वैल्यू वही मिलेगी जो दोनों ही सेट में अलग अलग वैल्यू है, कॉमन वैल्यू बिल्कुल नहीं मिलेगी। जैसे 1 2 3 4 और फिर उसके बाद 66 44 101, सेट ए की वैल्यू यहाँ तक, सेट बी की वैल्यू यहाँ तक, या फिर सेट 1 की वैल्यू यहाँ तक, सेट 2 की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमने सिमेट्रिक डिफरेंस देखा। इसके लिए भी अगर मुझे पहले अगर कुछ करना पड़ता था तो बड़ा एक लंबा लॉजिक डिवाइस करना पड़ता था, उसके बाद ही मैं कर सकता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको एक आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ डिसजॉइंट भी है, अगर हम चेक करना चाहे कि डिसजॉइंट किस तरह से होगा, तो सेट में डिसजॉइंट कुछ इस तरह से है। अगर आपका सेट ए या फिर सेट 1 सेट बी से कम्प्लीटली या फिर सेट 2 से कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या सवाल पूछ सकता हूँ कि क्या मेरा सेट ए क्या मेरे सेट बी से अलग है? कि जैसे ये सेट है, ये सेट फ्रूट का है और ये सेट जो है वो एनिमल का है। अब एनिमल और फ्रूट में कम्प्लीटली एक दूसरे से डिसजॉइंट है, ओवरलैप नहीं करते, लेकिन यही अगर इस सेट में अगर कुछ फ्रूट होते, जैसे एप्पल होता, बनाना होता, ऑरेंज होता, तो ये डिसजॉइंट नहीं होते। तो इसका आंसर जो है ना हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही रहेगा।
तो डिसजॉइंट है या नहीं है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो डिसजॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बस डायरेक्टली एक ट्रू और फॉल्स एक बूलियन वैल्यू आएगी। मैं यहाँ पे इसी को लॉग कर देता हूँ, यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस की जगह मैं कर सकता हूँ इज़ डिसजॉइंट, एक सवाल होता है यहाँ पे आएगा इज़ डिसजॉइंट। डिसजॉइंट एक्चुअली ये इज़ डिसजॉइंट फ्रॉम है, इज़ डिसजॉइंट फ्रॉम। अब देखिए ये आपका आंसर रेडी है। देखिए फॉल्स, फॉल्स क्यों? क्योंकि दोनों सेट में कुछ यूनिक कॉमन एलिमेंट है, इसीलिए ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, सबसेट है, सुपरसेट है, क्या हम चेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। किस तरह से कि इस सबसेट ऑफ इस सुपरसेट ऑफ, ये दो एक इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, सिमिलरली काम करेगी। फिर यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल यूज़ केस है, सेट जो हमने देखे इनके प्रैक्टिकल यूज़ केस कुछ इस तरह से है कि हमें अगर किसी चीज़ में, जैसे हमारे पास कुछ एरे दिया हो और आपको एक इंस्ट्रक्शन है कि आपको इसका एक यूनिक एलिमेंट फाइंड करना है इस एरे में, किस तरह से करोगे? तो यूनिक एलिमेंट फाइंड करने के लिए सबसे एक आसान तरीका है कि आप उस एरे को सेट बना दो, और जैसे ही आप न्यू सेट बनाओगे तो वहाँ पे जो रिपीटेटिव एलिमेंट्स हैं ऑटोमेटिकली फ़िल्टर आउट हो जाएंगे और सिर्फ कॉमन या फिर जो आपके यूनिक एलिमेंट है वही बचे रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा उपयोग हो गया आपका एक आपके सेट का, कि अगर आपको कोई सवाल पूछता है कि किस तरह से करना है तो ये आप कर सकते हैं। फिर आप एक काम कर सकते हैं कि यूनिक एलिमेंट एरे के चेक कर लिया आपने, रिमूविंग डुप्लीकेट ये भी कर सकते हैं। फिर इफ़िशेंट लुकअप, इफ़िशेंट लुकअप क्या है कि जैसे आपके पास एक एरे है या फिर आप कुछ एरे है और उसमें आप एक वैल्यू सर्च करना चाहते हैं, तो एरे में इटरेट करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये काफ़ी रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस हो सकती है। ऐसे केस में आपको एक इफ़िशेंट अगर लुकअप आपके डेटा पॉइंट्स पे देना है तो ऐसी कंडीशन में आप उसे सेट बनाइए, और सेट बना के आप उसके पास एक जो मेथड है हैज़ मेथड, उस हैज़ मेथड का उपयोग करके डायरेक्टली उससे आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इफ़ इट एग्जिस्ट और नॉट। तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्टली एक तो यूनिक पॉइंट, आपके कुछ डेटा पॉइंट्स तो पहले ही रिड्यूस कर देता है वो, क्योंकि सिर्फ यूनिक पॉइंट बचेंगे, और उसमें भी एक इफ़िशेंट लुकअप आपका ये सेट का ऑपरेशन हैज़ दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ है, सिंस वी आर स्टडिंग सेट, तो एक और चीज़ आपके कभी कान पे आई होगी या फिर आगे चल के आएगी, वो है वीक सेट। अब सेट और वीक सेट में फ़र्क क्या है? एक जैसे ही ये दोनों के दोनों, बट यहाँ पे होता क्या है कि वीक सेट में आपका जो वैल्यू है एक तरह से सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकते हैं, ना कि प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जैसे आपने यहाँ पे इन सेट में देखा होगा प्रिमिटिव डेटा टाइप है, नंबर वगैरह सब कुछ स्टोर हुआ है इसमें, इवन कुछ स्ट्रिंग की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। हमने एक्चुअली स्ट्रिंग का लिया नहीं, अदरवाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर होता है, जबकि आपके वीक सेट में सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट टाइप डेटा स्टोर होता है। किस तरह से? जैसे मैं अगर कुछ करूँ वीक सेट, तो एक वीक सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। वीक सेट, और वीक सेट में क्या होता है कि मैं एक लेट वीक सेट और इसमें मैं वीक सेट करने के लिए न्यू, और यहाँ पे वीक सेट बनाने के लिए आपके पास कंस्ट्रक्टर रहेगा वीक सेट। देखिए आपके पास एक ऑलरेडी एक मेथड है, उसका आपको उपयोग करना है वीक सेट। अब वीक सेट में आपका जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो स्टोर नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं इसमें करना चाहूँ कि मैं इसमें 30,40 अगर करना चाहूँ और सेव करूँ और इसको लॉग इन करूँ मैं वीक सेट को, console.log वीक सेट स्टोर करता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे एक एरर देखने को मिलती है,
एरर क्या है, अनकॉट टाइप एरर, इनवैलिड वैल्यू यूज्ड इन वीक सेट एट वीक सेट डॉट एड एनोनिमस। मतलब यहाँ पे प्रीमिटिव डेटा टाइप, क्योंकि आपका ये जो डेटा टाइप है 30 स्ट्रिंग नंबर बुलियन ये सब कुछ प्रीमिटिव डेटा टाइप है। प्रीमिटिव डेटा टाइप यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट चलेगा। तो मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना होगा, तो मैं इसको एक्चुअली एक एम्प्टी सेट बनाता हूँ, एम्प्टी वीक सेट बनाता हूँ एक्चुअली, और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट obj1 ऑब्जेक्ट 1, और इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, और उसमें कुछ की वैल्यू पेयर भी देनी पड़ेगी मुझे। तो की वैल्यू पेयर में सबसे पहले राम, एंड देन यहाँ पे मैं कुछ और दे सकता हूँ कि प्रोफेशन, और प्रोफेशन में मैं दे सकता हूँ यहाँ पे टीचर। सेव करता हूँ और ऑब्जेक्ट 2। अब मुझे इसको वीक सेट में ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आपके पास ऑब्वियसली मेथड है वीक सेट डॉट ऐड, और इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ obj1, और इवन मैं इसमें डॉट ऐड obj2, कुछ इस तरह से डॉट ऐड करना होगा। कुछ इस तरह से चेनिंग भी कर सकते हैं। अब अगर मैं वीक सेट को लॉग इन करूँ तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा वीक सेट, ओके। आपका वीक सेट देखिए, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वीक सेट में आपके 2 ऑब्जेक्ट स्टोर हो चुके हैं, जबकि जब हमने इसमें प्रिमिटिव वैल्यू स्टोर करने की कोशिश की तो वो नहीं हो पाया। यहाँ पे 0 एलिमेंट पे ऑब्जेक्ट, और इवन दूसरे वाले पे भी देखिए उसकी वैल्यू है प्रोफेशन टीचर, एंड इसमें वैल्यू नेम। ठीक है, हमने ये वीक सेट क्या होता है ये देख लिया। अब वीक सेट की और कुछ वीकनेस है। वीकनेस क्या है कि हम लोग इसमें साइज़ नाम की प्रॉपर्टी नहीं होती। इस पर साइज़ जो हमने यहाँ पे साइज़ कैलकुलेट करने के लिए लिखी थी, जैसे यहाँ पे आपका 7-8 कुछ आंसर आया था, तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको जैसे सिर्फ कुछ लिमिटेड सपोर्ट ही मिलता है। जैसे आप इसमें इटरेट नहीं कर सकते, जैसे आप इसमें फॉर ईच फॉर ऑफ लूपिंग नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। फिर इसमें आप लिमिटेड सपोर्ट, जैसे आपका डिलीट, हैज़ और ऐड, कुछ इस तरह से छोटे मोटे मेथड काम करते हैं। ये एक वीक सेट का काम है। आज तक इसका इतना कोई मुझे कभी काम देखने को नहीं मिला है, लेकिन है इस तरह से चीज़ है, तो हमें देख लेना चाहिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम लोगों ने सेट तो देख लिया, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मैप। तो मैप को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।